Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 1st of February 2025. So first of all, we are seeing that there is 30% increase in the population of tigers in India. Over the last 2 decades, we have been basically working towards this, and we are also exploring various sociological, ecological factors that are very important for the recovery and for increasing the density of the tigers. तो साइंटिफिक स्ट्रैटेजी लेके हम चल रहे हैं. प्रोटेक्टेड एरियाज दे आर डिवॉइड ऑफ human and they sustain 85% of the breeding of tiger population in India. कॉरिडोर्स हमने सेट किए हैं ताकि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर पाएं. एंड वैसे ही स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को भी हमने सेटअप किया है, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है फॉर द कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज. कैसे ब्लेंड किया जाए लैंड शेयरिंग को विद द लैंड स्पेयरिंग अप्रोचेस. तो मेटिकुलस बैलेंस दिखाया गया है ऑफ साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज. एंड 85% ब्रीडिंग दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हमने बनाए एंड जो बैलेंस क्रिएट किया विद द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, उसने हेल्प किया है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट, एंड देन ऑल्सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मेन रोल रहा है. बट चैलेंजेस भी रहे हैं, जैसे कि हमने टाइगर्स के नंबर में डिक्लाइन भी देखा था छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के अंदर. ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट कई बार हम नहीं रोक पाते, उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ होता है. हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से सोशो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है फॉर द टाइगर्स ऑल्सो. एंड मेनी लार्ज पोटेंशियल टाइगर हैबिटेट्स दे रिमेन डिवॉइड ऑफ द टाइगर्स, क्योंकि ह्यूमन प्रेशर है एंड लैंड यूज पैटर्न के अंदर हम चेंजेस देख रहे हैं. तो ये दिखाता है कि जो अर्बनाइजेशन है, लोकल सपोर्ट है, उसका कितना इम्पैक्ट आता है. जो रीजन्स हैं विद द लेस डिपेंडेंसी ऑन दी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वहाँ पे बेटर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखे जाते हैं एंड वहाँ पे जो टाइगर कंजर्वेशन रेट है वो भी इंक्रीज हुआ है. तो 2024 में हमने देखा 2226 टाइगर्स हो चुके हैं. 2018 में जाना जाता है हाईएस्ट रिकॉर्ड था ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया, दैट वाज 2967. So tiger recovery is basically India is setting up a global benchmark for wildlife conservation at the world level also. Then next, a note for Delhi, New Delhi on dealing with Trump Perica. सो ट्रम्प की जो शिफ्ट देखा जा रहा है यूएस फॉरेन पॉलिसीज के अंदर, उनका क्या इम्प्लीकेशन होगा इंडिया के अंदर, हमने कल भी देखा था. एंड क्या क्या कोई पॉसिबल डिसरप्शन हो सकता है फॉर द इंडियन यूएस रिलेशनशिप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमिग्रेशन को लेके इशू है. रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज लगाई जाने की बात हो रही है, जिसमें बैन है. एम्प्लॉयमेंट वीजा रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड हो सकती हैं. H1B वीजा सबसे क्रिटिकल हो जाता है. एंड कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ऑन इंडिया स्ट्रिक्टर नॉर्म्स की वजह से, वो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे आईटी सेक्टर्स को, इंडियन प्रोफेशनल्स को. एंड कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि क्या इसकी वजह से एक पोटेंशियल ब्रेन ड्रेन रिवर्सल भी हो सकता है. तो अमेरिका के अंदर हम देखते हैं मैगा बेस, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. एंड और भी पॉलिसीज जैसे कि अमेरिका फर्स्ट, जो कि हमें नियो कंजर्वेशनिस्ट आइडियोलॉजी दिखाता है. एंड कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, वो शिफ्ट होगा एंड री एंगेजमेंट किया जाएगा विद द यूएस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वीजा रिस्ट्रिक्शन है वो ये भी दिखाते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है लाइक यूएस, दे कंट्रोल माइग्रेशन फ्लो टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमीज एंड कोर पेरिफेरी डायनामिक को वो रीइंफोर्स करते हैं. जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे सप्लाई स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड लेबर, बट बार्गेनिंग पावर कहीं ना कहीं लैक करते हैं. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इशू है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ का. चाइना के ऊपर बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा टैरिफ इम्पोज किया जाएगा. वैसे ही जितना हायर टैरिफ होगा उतना इकोनॉमिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा. इंडिया के ऊपर भी बोल रहे हैं कि सेकेंडरी लेवल ऑफ टैरिफ आ सकते हैं, क्योंकि यूएस के साथ भी इंडिया का जो ट्रेड है काफी अच्छा है. एंड इंडिया कैन ऑल्सो फेस सिमिलर
pressures regarding the tariff hikes on exports, IT sector, and then also manufacturing goods. तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इम्प्लीकेशन तो इंडिया के ऊपर आएगा। तो जो ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना फॉर इंडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यूएस एंड चाइना रिलेशन भी जो है उनका भी इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आता है। अगर ट्रेड वॉर एस्केलेट होते जाता है, प्रॉक्सी वॉर एस्केलेट होते जाता है, देन इट विल बेनिफिट बाय रिप्लेसिंग चाइना इन यूएस सप्लाई चेन फॉर इंडिया। बट हाउएवर जो ट्रम्प का ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, इट में ऑल्सो प्रेशर इंडिया इनटू चूजिंग बिटवीन यूएस और चाइना। तो वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करके रखे। एंड कहीं ना कहीं जो हेजिंग स्ट्रैटेजी है फॉर इंडिया, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि बैलेंस करना होगा हमें बिटवीन यूएस एंड चाइना टेंशन। एंड अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हमें आगे लेके चलना है, जो कि न्यू रियलिज्म की आइडियोलॉजी भी दिखाता है। तो वैसे ही एआई एंड टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शनिज्म भी एक मुद्दा है, जैसे कि एआई स्टार्टअप्स, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एक्सपोर्ट लॉज लेके आए गए, इंडिया को टीयर 2 कैटेगरी के अंदर डाला गया। तो रिस्ट्रिक्टिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स जो है, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। देन इंडिया ऑल्सो मे नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द डोमेस्टिक एआई एंड अपनी ही इंडिजिनियस लेवल पे टेक डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि और कॉम्पिटिटिव हो पाए। तो जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है दैट इज इम्पोर्टेंट, ताकि जो डिपेंडेंसी ऑन द यूएस टेक पॉलिसीज वो रिड्यूस की जा सके। एंड चिप्स के लिए भी बेसिकली इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वहां पे, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहिए इंडिया को। डिफरेंट डिफरेंट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स, ईयू, उनके साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहिए। G20 भी जैसे हमने देखा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बेसिकली मेंटेन करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए ऑन आत्मनिर्भर भारत। एंड ऑल्सो इंडो पैसिफिक के अंदर भी अपने एंगेजमेंट को हमें एक बैलेंस अप्रोच के साथ लेके आगे चलना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हाट इंडिया मस्ट इंश्योर, एंड इट मस्ट इंश्योर टू अवॉइड एंटेंगलमेंट इन यूएस एंड चाइना's conflict. Then next is regarding 4 years on Myanmar and its continuing nightmare. So Myanmar's ongoing political crisis and we can say humanitarian crisis 4 year हो चुके हैं आफ्टर द मिलिट्री कूप, जो कि February 1st 2021 को हुआ था। एंड कंट्री स्टिल रिमेन्स फ्रैगमेंटेड विद आर्म्ड रेजिस्टेंस एंड द डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी। इंटरनेशनल इनएक्शन देखा गया, पर्टिकुलरली फ्रॉम आसियान, फ्रॉम यूएन एंड फ्रॉम ऑल्सो नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि चाइना। बट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सपोर्ट करता है म्यांमार को। एंड रिसेंटली हमने टॉक्स भी हेल्ड की थी बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो कि कंटिन्यू है ड्यू टू द क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस जो कि ऑपोजिशन ग्रुप हैं, जैसे कि ईएओ एंड पीडीएफ। ईएओ स्टैंड्स फॉर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन and PDF stands for People's Defense Forces. So large number of people are arrested. Approximately 6,000 are killed. 3.3 million are displaced due to the conflict. तो ये जो पैरेलल गवर्नमेंट है बाय द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, वो एग्जिस्ट करती है, बट जो मिलिट्री है वो कंट्रोल रिटेन करती है ओवर द सेंट्रल रीजन्स। तो अथॉरिटेरियन रेजीम का ये एक एग्जाम्पल है। एंड कैसे जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है एंड पैरेलल गवर्नमेंट है, दे आर बेसिकली सजेस्टिंग द कंडीशंस फॉर अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट जो है लिमिट है, तो उनका सक्सेस भी कहीं ना कहीं लिमिट होता है, क्योंकि लेजिटिमेसी उनको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं मिल पा रहा है। देन आसियान का रोल इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है। आसियान ऑल्सो अटेम्प्टेड टू मेडिएट इन दिस इशू। उन्होंने 5 पॉइंट कंसेंसस भी दिया था, 5PC, ताकि डायलॉग और सेसेशन ऑफ द वायलेंस को हम प्रायोरिटाइज कर पाए। बट जो मिलिट्री थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया डायलॉग को, एंड इट ऑल्सो मेड द इनिशिएटिव वेरी इनएक्टिव एंड इनएफिशिएंट। So ASEAN's only member who is trying to mediate is Thailand right now. And
वहां पे भी चैलेंजेस हैं क्योंकि वहां पे भी इन्फ्लुएंस जो है वो लिमिटेड कहीं ना कहीं है। तो सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर ये हमें दिखाता है इन रीजनल अप्रोच के लिए भी कितना ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आसियान के एस्पेक्ट में भी एक डायलेमा दिखाता है, लिमिटेशन दिखाता है आसियान के रोल के अंदर। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इन म्यांमार, एंड चाइना इज ऑल्सो डीपनिंग इट्स कंट्रोल ओवर म्यांमार इन दी स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। जैसे कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया गया, एनर्जी एंड ट्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है बाईपासिंग द मलाक्का स्ट्रेट। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी टेक प्लेस कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए इंडिया का रोल भी इम्पोर्टेंट बनता है। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो इंडियाज वर्कफोर्स इज वल्नरेबल टू एआई एंड रोबस्ट इंस्टीट्यूशन की जरूरत है ताकि अपस्किल किया जा सके। तो इकोनॉमिक सर्वे की यहाँ पे बात हो रही है जिसके बारे में डिटेल में भी हम बात करेंगे। बट यहाँ पे की एस्पेक्ट्स बोले जा रहे हैं दैट एआई कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इंडियन वर्कफोर्स को। लो स्किल एंड लो वैल्यू एडेड सर्विसेज सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है टू द एआई ड्रिवन ऑटोमेशन, एंड इट कुड ऑल्सो लीड टू मैसिव जॉब डिस्प्लेसमेंट। देन रॉबस्ट इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है ताकि इस डिसरप्शन को जो एआई की वजह से होने वाला है उसको हम मैनेज कर पाए। तो वर्कर ट्रांजिशन टू वर्कर्स का कैसे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं टू द मीडियम एंड हाई स्किल लेबर्स फ्रॉम प्रीवियस लो स्किल एंड लो वैल्यू लेबर। तो स्टीवर्डशिप इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंट रोल आएगा दैट शुड बी multi sectoral, then they must be adapted with the latest AI developments, and कहीं ना कहीं वर्कफोर्स को भी प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं बट साथ ही साथ इनोवेशन को भी बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। एआई टैक्सेशन के ऊपर भी मुद्दा उठाया गया दैट हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंत नागेश्वरन उन्होंने एक्नॉलेज भी किया दैट सम कंट्रीज हैव बीन कंसिडरिंग टैक्सिंग दी एआई कंपनीज टू compensate फॉर द जॉब लॉसेस, वाइल इंडिया ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है अभी तक फॉर एन एआई टैक्स, एंड आईएमएफ हैज ऑलरेडी वार्नड अबाउट लार्ज स्केल एआई रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ग्लोबल ऑन द ग्लोबल लेवल। तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की तो हम जरूर बात कर रहे हैं बट एआई टैक्स की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहा है इंडिया फॉर रेगुलेटिंग एआई एंड ऑल्सो बैलेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। तो रीस्किलिंग कैसे की जाए, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, एंड वी आर ऑल्सो promoting एंड prioritizing लाइफ लॉन्ग लर्निंग जहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट करते रहें। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये दिल्ली का पॉलिटिकल हिस्ट्री कि कैसे जो गवर्नेंस है एंड पार्टी डोमिनेंस है इट इज शिफ्टेड ओवर द डेकेड्स, एंड कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हैज आल्सो बीन इवॉल्व्ड। तो दिल्ली का भी फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन की बात करते हैं तो 1952 में हुआ था, and first chief minister of Delhi was Brahm Prakash. But then Delhi Assembly was abolished and it was converted into a union territory under the States Recognition Reorganization Act 1956। ये एक्ट इम्पोर्टेंट है फॉर पीटी ऑल्सो। तो जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट था इट वॉज अबॉलिश्ड एंड दिल्ली वॉज ऑल्सो रूल्ड डायरेक्टली बाय द सेंटर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट इज एमसीडी इट वाज सेट अप इन 1957 ताकि लोकल गवर्नेंस को मैनेज किया जा सके। बट कोई भी स्टेट इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नो असेंबली फॉर 37 ईयर्स, 1956 से लेके 1993 के बीच में जो इन दिल्ली का गवर्नमेंट था इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड अंडर द चीफ कमिश्नर एंड एमसीडी। बट वेरियस कमीशंस एंड कमेटी के द्वारा जिसमें इंपॉर्टेंट रोल जैसे कि बाल कृष्ण कमेटी का भी था इन 1989, इट सजेस्टेड दैट गिविंग दिल्ली मोर ऑटोनॉमी इज इम्पोर्टेंट। बट डेकेड्स हमें लगे इस रिफॉर्म को मटेरियलाइज करने में, एंड दिल्ली बेसिकली जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो लार्जली था थ्रू दी दिल्ली लोकसभा एमपीज एंड म्यूनिसिपल बॉडीज। सो 1993 के अंदर दिल्ली को फिर से एक असेंबली मिली, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट उन्होंने पास किया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट गेव दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विद लिमिटेड पावर।
तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी स्टेटस इसको मिला। एंड इलेक्शंस वर आल्सो हेल्ड इन 1993 जहाँ पे बीजेपी वन अंडर द मंडल लाल खुराना, एंड वो दिल्ली के फर्स्ट सीएम बने आफ्टर 37 years। देन शीला दीक्षित एरा की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस देन रिटर्न टू पावर इन 1998 एंड शीला दीक्षित शी बिकेम द सीएम ऑफ दिल्ली। 15 years तक उनका टेन्योर रहा। डिफरेंट मेजर रिफॉर्म्स वो लेके आई, जैसे इंपॉर्टेंट दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया गया, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर ग्रोथ देखी गई। बट उसके बाद भी कुछ लिमिटेशन देखी गई, जैसे कि इन्फ्लेशन एंड करप्शन के भी एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए थे। फिर हम धीरे धीरे दिल्ली के पॉलिटिकल एवोल्यूशन में देखते हैं आप पार्टी का रोल 2013 से लेके प्रेजेंट तक। इट हैज इमर्ज्ड एज अ डिसरप्टर एंड डिफरेंट, basically आप also formed a minority government। देन हम देखा कि दिल्ली के पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी में आपका डोमिनेंस रहा है, जिन्होंने फोकस किया हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर एंड गवर्नेंस को और एफिशिएंट बनाने के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी एवोल्यूशन हुआ एंड reorganization act 1956 becomes important for us। then FDA has also approved non opioid painkiller जिसका नाम है सजिट्राइजिन, जो कि नॉन एडिक्टिव है एंड एक्सपेंसिव अभी है। तो ओपियोइड क्या होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। ओपियोइड ऐसे ड्रग्स होते हैं दैट मिमिक्स द नेचुरल सब्सटेंसेस इन ओपियम पैपी प्लांट पॉपी प्लांट, जिसमें मॉर्फिन, फेंटेनाइल, कोडीन, ये सब इंक्लूडेड रहता है। एंड इनको दे वाइल दे आर आल्सो यूज्ड एज पेन किलर्स, बट उनका हाईली एडिक्टिव नेचर भी है एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर ओपियोइड क्राइसिस इन द यूएस। तो ओवर यूज जो है ओपियोइड का, इट कुड आल्सो लीड टू डिपेंडेंसी एंड सेवरल विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो कैसे वर्क करता है, बेसिकली ब्रेन को सिग्नल देता है एंड बॉडी को बॉडीली हार्म जो हो रहा है उसको इंडिकेट करता है। देन प्रोटेक्शन एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर। तो ब्रेन के जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं वो डिफरेंटली वर्क करते हैं। तो इट टारगेट्स द नोकिसेप्टर्स जो कि स्पेशलाइज नर्व एंडिंग होती हैं। तो नोकिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज नर्व एंडिंग्स जो कि बॉडी के अंदर मिलती हैं एंड दे इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन डिटेक्टिंग द पेन। तो ब्लॉक करता है ट्रांसमिशन ऑफ पेन को एंड सिग्नल करता है टू द ब्रेन विदाउट अफेक्टिंग एनी प्लेजर और एडिक्शन सेंटर्स। सो एडिक्शन वाले एस्पेक्ट को हटाने के लिए दिस न्यू नॉन ओपियोइड पेन किलर ड्रग बिकम्स इम्पोर्टेंट। देन बेनु, एस्ट्रॉइड बेनु। सो ऑसिरिस रेक्स मिशन है जो कि नासा का है। डस्ट एंड बेसिकली रॉक सैंपल्स की वहां पे बात की जा रही है, नेचुरल नेचर एस्ट्रोनॉमी। देन इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम डिटेल में भी लेंगे। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। हम्म तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन भी दिया गया है जो कि स्टेबल है बट स्लो है। फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच में इट इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 6.3% एंड 6.8%। तो स्टेडी इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात हो रही है बट एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज भी हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, प्राइवेट कंजम्पशन ट्रेंड की भी बात की गई। तो इट हैज बीन हाईएस्ट सिंस 2003। इन्फ्लेशनरी कंसर्न होने के बाद भी जो मिक्स्ड अर्बन डिमांड है, रूरल कंजम्पशन है, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिवाइव। ईवी सेक्टर की भी बात करते हैं तो वहां पे भी हम इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं। देन ग्रीन शूट्स आर ऑल्सो विजिबल इन दी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, बट सर्वे ने प्रेडिक्ट किया है कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है दैट विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग।
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग जो है एंड गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको कैपेक्स बोलते हैं, इट इज ऑल्सो डराइविंग द इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन ट्रेंड की भी बात की गई है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। रिस्क क्या क्या है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल स्लो डाउन की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो ट्रेड सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होता है, ओवर कैपेसिटी है इन द ग्लोबल मार्केट्स, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। देन इकोनॉमिक सर्वे, सो वी नीड टू गो ऑल आउट ऑन एफडीआई। एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रूशियल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जॉब क्रिएशन, देन ऑल्सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, टैक्स रेगुलेशन, पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी। तो जो होस्ट सेक्टर हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के सबसे ज्यादा इंक्लूडेड हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन ऑल्सो सर्विसेज सेक्टर। इंटरनेशनल बेंचमार्क के साथ भी अगर कंपेयर करते हैं तो इंडिया को हेल्प करता है टू अलाइन विद इट्स ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बायलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे जिससे प्रमोट किया जाएगा एंड सिंप्लीफाई किया जाएगा टैक्स डिस्प्यूट्स को। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इसकी वजह से इंक्रीज होगा। सो दैट इज वाई एफडीआई बिकम्स इम्पोर्टेंट यहाँ पे। बट इसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के अंदर। एग्री क्रेडिट फ्लोज टू द स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स 14.3 लाख करोड़ हमने देखा। 17.2 लाख करोड़ ऑफ आउटपुट वैल्यू वाज देयर इन दी विद दी फ्रॉम द लाइव स्टॉक सेक्टर। तो की चैलेंजेस हैं जैसे कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं टू द मेजर मार्केट जैसे कि यूके या फिर ईयू, they are highly vulnerable to the changing policies of the climate change। तो ग्लोबल ट्रेड जैसे कि सीबैम की भी बात की गई थी कि कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करने वाला है। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो हैं उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है एंड जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है इट शुड बेसिकली ऑल्सो फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड कैसे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल ये कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया करता है। एंड क्लाइमेट रेगुलेशन यूरोप के अंदर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वही के जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं उनकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। देन रॉबस्ट डेटा विच इज की फॉर प्राइस स्टेबिलिटी इन द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो गवर्नमेंट जो है डेटा कलेक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है तो जो कि डायरेक्टली प्रिडिक्शन मॉडल्स के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा एंड जो एग्रीकल्चरल प्राइसिंग है उसको भी एफिशिएंट बनाने में हेल्प करेगा। हाई यील्ड क्रॉप रिसर्च के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं जो कि फूड सिक्योरिटी से इंटरलिंक्ड है डायरेक्टली। क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी भी थ्रेटन होता है, सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से भी फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होता है। तो कैसे प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन किया जाए एंड साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को बूस्ट किया जाए। सो बेटर डेटा की जरूरत है फूड प्रोडक्शन के ऊपर, स्टोरेज फैसिलिटीज को और एफिशिएंट बनाने के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इन द एग्रीकल्चरल रिसर्च। मार्केट डिस्टॉर्शन बिकम्स इम्पोर्टेंट जो कि उसको टैकल करने के लिए डेटा बिकम्स इम्पोर्टेंट, जैसे कि मार्केट डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज जिसकी वजह से क्रिएट हो जाती हैं। So that is why we are also focusing on data collection for food security. Then survey also acknowledges the high food inflation, but कहीं ना कहीं न्यू प्रेशर पॉइंट्स को हमने मिस किया है ऐसा बोला जा रहा है। परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन रहा है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। एमर्जिंग प्राइस प्रेशर है तो हम देखेंगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो परचेजिंग पावर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कंज्यूमर के, जो कि लोअर इनकम ग्रुप हैं हमारे पॉपुलेशन के अंदर उनके लिए बेसिक नेसेसिटीज को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जैसे कि बफर स्टॉक मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बनाना, फूड सब्सिडीज देना, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में कैसे हम फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएंगे, तो वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल को बैलेंस करने की जरूरत है विद द इनकम ग्रोथ ऑफ द फार्मर्स।
सो हम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं प्राइस स्टेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को भी हम टैकल कर रहे हैं, सप्लाई चेन इशू है, लेबर कॉस्ट है, क्लाइमेट रिस्क है। देन ऑल्सो एफडीआई ग्रोथ पोटेंशियल की भी हम बात करें कि 100% अलाउ किया जाएगा। तो ये कुछ क्रूशियल स्टेप्स हैं यहाँ पे। आगे अगर हम चलें तो वर्क फोर्स वल्नरेबल जो है एआई से, उसकी भी हम बात करें। इंडियन वर्कफोर्स जिसमें हमने देखा ऑलरेडी, जिसमें हम रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग की बात करेंगे। 57% ऑफ द occupation which is emerging in the emerging markets, it could be affected by Gen AI adoption. तो इंडिया को स्टीवर्डशिप इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो कि इस रीस्किलिंग में हमें इम्पैक्ट, हमें हेल्प करेंगे। एंड जो ट्रेडिशनल लेबर लॉज हैं उन्हें भी हो सकता है कि मॉडर्नाइज करने की जरूरत पड़े, जैसे जैसे जो हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। देन मेंटल वेलबींग ऑफ द यूथ वाज एट कोर ऑफ द इकोनॉमिक एजेंडा, जिसमें मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द फैक्टर्स सच एज प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेसेस। तो वर्क प्लेस स्ट्रेस, लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी कहीं ना कहीं एक डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कंट्रीब्यूट करता है। सो अराउंड 12 बिलियन वर्किंग डेज which are lost on the yearly basis due to mental health issues, which costs the economy approximately $1 trillion। तो हम देख सकते हैं कि एक पर्सनल लेवल के ऊपर चैलेंज, लाइफस्टाइल चैलेंज कैसे इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी। तो वर्कफोर्स स्ट्रेस को कम करने की बात की गई, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए वर्क प्लेसेस पे भी। एंड मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वर्कर्स जो कि इनएडिक्वेट है, उसके ऊपर बात की गई कि कैसे उसे बढ़ाया जाए। जब बेटर लाइफस्टाइल चॉइसेस होंगे, वर्क प्लेस कल्चर बेटर होगा, फैमिली रिलेशनशिप के लिए टाइम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशनशिप एट द वर्क प्लेस है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे कि डाइट का भी रोल बताया गया कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के कंजम्पशन की वजह से भी कहीं ना कहीं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अंडरमाइन होती है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पे शो की गई रिगार्डिंग वेरियस सेंसिटिव इश्यूज। देन intercropping of the floriculture with the rise to boost the income। सो फार्म इनकम्स को इम्प्रूव करने के लिए फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लावर्स के कल्टीवेशन को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, जिसकी वजह से एक एडिशनल इनकम मिल सकती है इंडियन फार्मर्स को। तो अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केट प्राइस वो एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे ये हो सकता है, जैसे कि पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। एंड इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, इट कैन ऑल्सो ऑप्टिमाइज द लैंड यूसेज पैटर्न्स। तो जो फार्मर है दे आर ऑल्सो फेसिंग बैरियर्स इन एक्सेसिंग वेरियस प्राइस सिग्नल्स, एंड कहीं ना कहीं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी है कि कैसे इंटरक्रॉपिंग किया जाए। तो अनरिस्ट्रिक्टिव मार्केट, एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने की हम बात कर रहे हैं, एंड कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट किया जाए। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग पावर, विकसित भारत 2047 हमारा गोल भी है। एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी शेयर में भी राइज होते जा रहा है। वैसे ही सिग्निफिकेंटली कॉम्पिटेंट ग्लोबल इकोनॉमीज है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे हम और एफिशिएंट बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कैसे की जाएगी। तो ये भी इंटर रिलेटेड है विद द स्किलिंग एंड अपस्किलिंग फॉर द न्यू जॉब्स। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट एक चैलेंज क्रिएट होता है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैलेंज क्रिएट होता है, रेगुलेटरी बैरियर भी कहीं ना कहीं हिंडर करते हैं जो ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होनी चाहिए। जैसे कि चाइना जो है वो लीडिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो डिफरेंट रिकमेंडेशन भी दिया गया कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट को हम रिड्यूस करने की बात कर सकते हैं, जो कि इंडिजिनाइजेशन एफर्ट जिसके लिए हम कर भी रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, रेगुलेटरी प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल बेस है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बना रहे हैं, उनको हम भारतमाला परियोजना जैसे
इनिशिएटिव्स के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी हम प्रमोट कर पाए। तो अभी तक इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा कि एआई जॉब्स के ऊपर हमने बात की, एक बेसिक जो थीम है मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने बात की, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी बिकम्स इम्पोर्टेंट, इनोवेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंटरक्रॉपिंग को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं हम, फ्लोरिकल्चर की बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे आते हैं, तो वी मस्ट अवॉइड ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। कब होता है ओवर फाइनेंशियलाइजेशन? जब फाइनेंशियल सेक्टर जो है इट ग्रोस एक्सेसिवली एंड इट इज एलोकेटिंग कैपिटल टू द लो प्रोडक्टिव एरियाज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इनोवेशन और ऑन दी ग्रोथ ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स। तो सर्वे ये इकोनॉमिक सर्वे ये भी वार्न करता है अगेंस्ट द क्रेडिट एक्सपेंशन, ताकि प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन किया जा सके एंड एक बैलेंस फाइनेंशियल इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। तो क्रेडिट जो है इट इज डायरेक्टेड टू दी हाई रिटर्न एंड इनोवेटिव सेक्टर रादर देन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो डोमिनेंस जो है ऑफ द कन्वेंशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस वो लिमिट करता है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को भी। एक्सेसिव हाउस होल्ड डेट एंड लेंडिंग जो है इट कैन ऑल्सो लीड टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो बैंक्स एनबीएफसीज उनके लिए बहुत जरूरी है कि नए इकोनॉमिक डिमांड के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट शिफ्ट हो रही है हम भी अपने पॉलिसीज को शिफ्ट करें, ताकि क्रेडिट फ्लो की जो प्रोडक्टिविटी है वो हम इम्प्रूव कर पाए। देन राइजिंग शेयर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स एनपीए, ये भी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड है। अनसिक्योर्ड लोन्स दे नाउ अकाउंट फॉर 60% ऑफ द फ्रेश एनपीएस। एनपीए दैट स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड डेट का सबसे बड़ा शेयर है। तो ये कंसर्न भी रेज करता है अबाउट द हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंक्रीज लेंडिंग है टू द रिस्कियर सेगमेंट्स, जिसकी वजह से एडिक्वेट क्रेडिट असेसमेंट नहीं हो पाता एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करता है एनबीएफसीज एंड बैंक्स के ऊपर। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी राइज हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोन रीपेमेंट है वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क भी उसकी वजह से क्रिएट होता है। तो लेंडिंग नॉर्म्स जो है फॉर दी अनसिक्योर्ड लोन्स उसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि डिफॉल्ट्स को रिड्यूस कर पाए हम। देन बैंक्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए उनका लेंडिंग पोर्टफोलियो। दे मस्ट रिड्यूस देयर ओवर रिलायंस ऑन द अनसिक्योर क्रेडिट। एंड कैसे क्रेडिट स्कोरिंग मैकेनिज्म को भी हम और बेटर कर सकते हैं, ताकि बोरोइंग बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग को प्रमोट कर पाए। वैसे ही इक्विटी मार्केट्स दे आर आल्सो सीइंग मीनिंगफुल करेक्शंस इन 2025। तो बीएसई मार्केट की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो जो कि इंक्रीज हुआ है। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जो ट्रेडिंग बिहेवियर है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग बिहेवियर वो इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से रिस्क भी इंक्रीज होता है। तो कुछ सेक्टर्स के अंदर ओवर वैल्यूएशन भी है, तो करेक्शंस की जरूरत है वहां पे, इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो मार्केट फ्लक्चुएशंस को कैसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड ग्लोबल मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है उनको मॉनिटर करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके एंड जो पोटेंशियल करेक्शन है उनको मैनेज भी किया जा सके। तो 132 million numbers of investors are there as of December 31st। देन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पॉलिसी मेजर रादर देन सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रिलाई करना। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कोलाबोरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें की एरियाज हमारे हो सकते हैं डिजिटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, देन स्किल एनहांसमेंट, री स्किलिंग एंड अपस्किलिंग करना। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड साथ ही साथ जो गैप है रेगुलेशन में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की हमने बात की, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, देन राइजिंग अनसिक्योर्ड लोन्स इन द एनपीएस,
वो हाईलाइट करते हैं कि एक और भी स्ट्रॉन्गर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए इन द बैंकिंग सेक्टर। देन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हमने बात की ओवर फाइनेंशियलाइजेशन की, एंड ऑल्सो स्टॉक मार्केट को कैसे करेक्ट किया जाए इन 2025, ताकि बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हम लेके आ पाए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे ही सीईए, दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया दैट गवर्नमेंट शुड आल्सो लिमिट द अननेसेसरी इंटरवेंशन इन द बिजनेस ऑपरेशंस, ताकि एफिशिएंसी एंड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को हम के ऊपर फोकस कर पाए। एंड अगर टू मच स्टेट इंटरवेंशन होगा देन इट विल बी हैम्परिंग इकोनॉमिक डायनामिज्म। तो जो स्लोइंग डाउन प्राइवेट और है ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन या फिर कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर भी, तो सर्वे ने ये भी प्रपोज किया कि डी रेगुलेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए, एंड ईज ऑफ डूइंग मेजर्स को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो GS3 के लिए हम देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड क्या रोल होना चाहिए ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक गवर्नेंस। देन ऑल्सो क्या ये मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर रहा है। तो एफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रेगुलेटरी ईज लेके आना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन न्यू एनर्जी के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन प्रायोरिटी है, तो फिस्कल पॉलिसी GS3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए। देन नेक्स्ट कुछ की टर्म्स है जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है इन द यूनियन बजट, जैसे कि GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया गया है इन द कंट्री ओवर अ पीरियड, जिसमें क्वार्टरली एंड एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम GDP बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिकेट करता है डायरेक्टली जो ग्रोथ हो रहा है। वैसे ही नॉमिनल एंड रियल GDP, तो नॉमिनल GDP के अंदर जो आउटपुट है ऑफ द करंट मार्केट प्राइसेस, उसको मेजर किया जाता है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। बट जब रियल GDP की हम बात करते हैं, इट एडजस्ट फॉर बेसिकली इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल ग्रोथ। अगर कौन दिखाता है हमें, तो वो रियल GDP दिखाता है। वैसे ही फाइनेंस बिल बिकम्स इम्पोर्टेंट, बजट के साथ साथ फाइनेंस बिल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे डिटेल में टैक्स प्रपोजल लाए जाते हैं, क्या टैक्स चेंजेस हो रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू। देन वैसे ही कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल जिसमें लोन, डेट इंस्ट्रूमेंट, रिवेन्यू एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है, रिवेन्यू रिसीट जिसमें टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू को इंक्लूड किया जाता है। देन वैसे ही ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बिकम्स इम्पोर्टेंट। फिस्कल पॉलिसी एंड FRBM एक्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में हमें बताते हैं, एक्ट ऑफ 2003, FRBM एक्ट 2003 बिकम्स इम्पोर्टेंट। देन पब्लिक डेट, जितना पब्लिक डेट हाई होगा उतना ही फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होगा।